नजम सेठी से सवाल के साथ मैं हूं सैयद आयशा नाज। मेरे साथ मौजूद है नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। सेठ साहब, पूरी दुनिया में इस वक्त बहस अमेरिका, ईरान और इसराइल की जंग को लेकर ही हो रही है। जिस वक्त इब्तिदा हुई और इसराइल की जानिब से ईरान पर हमले किए गए तो आपसे मैंने सवाल किया था कि इस जंग का अंजाम क्या होगा। मुख्तलिफ मौके पर आपने मुख्तलिफ प्रेडिक्शंस की, वो प्रेडिक्शंस क्या थी? सबसे पहले प्रोग्राम का हिस्सा उन्हें बनाएंगे। ख्याल है ज़्यादा लंबी जंग नहीं चलेगी, हफ्ता 2 हफ्ते, फिर पॉज होगा नेगोशिएशन के लिए, बातचीत के लिए, सियासी इनिशिएटिव्स के लिए। ये नॉर्मल ऐसे ही होता है। ऐसे तो नहीं है ना कि आप एक जंग करके कंट्री को कॉन्कर कर लेते हैं, वो तो पुराने ज़माने की बातें हैं, तो कोई ऑक्यूपेशन तो होनी नहीं है। सो देन देयर स्पेस फॉर पॉलिटिकल डेवलपमेंट। ये अगले 2, 4, 5, 10 दिन के अंदर अंदर फिर सेटलमेंट हो जाएगी। अगर नहीं होगी तो मेरा ख्याल है कि फिर एक राउंड और लगेगा ऑफ अटैक फ्रॉम द अदर साइड, कि जी ये पौधा के ऊपर भी थोड़ी बहुत डैमेज किया जाए, ताकि ये ना हो कि डील हो जाए और ये इसको डैमेज ना किया जाए। उनकी शायद कोशिश इजराइल और अमेरिकनों की ये होगी कि डील से पहले जितना डैमेज कर सकते हो कर लो, बाद में डील कर लेंगे। अच्छा, न्यूक्लियर प्रोग्राम ये खत्म नहीं कर सकते। अगर ये B2 बॉम्बर्स भी आ जाते हैं तो उनको कम से कम दे विल हैव टू हिट फोर्डा फ्रॉम द अदर न्यूक्लियर साइट्स डायरेक्टली, और ये इतना आसान काम नहीं है और एक दफा नहीं, मल्टीपल टाइम्स करना पड़ेगा उन पहाड़ों जहाँ के नीचे है ये सारा कुछ। तो इसलिए दैट्स नॉट इजी। और अगर छोटा मोटा डैमेज भी होता है तो वो रीबिल्ड हो सकता है। कि इवन विद अमेरिकन इंटरवेंशन ईरान को डिफीट नहीं किया जा सकता। ईरान ने 8 साल लड़ाई की है, यहाँ भी उसका ज्यादा पावर है टू कीप ऑन फाइटिंग, और ना अमेरिका का स्टमक है फॉर इट, नॉर इजराइल। इजराइल तो विद इन 2 months उनको बड़ा सख्त तकलीफ होनी शुरू हो जाएगी। दे विल रन आउट ऑफ एम्यूनिशन, दे विल रन आउट, उनकी तो लोग भागने शुरू हो गए हैं वहां। मैंने कहा आपसे कि ईरान बहुत कुछ कर सकता है। अगर अमेरिकन बेसिस को उन्होंने अटैक किया है, दिखावे के लिए कुछ छोटा मोटा कर दिया, तो मेरा ख्याल है दैट विल बी ओके, कि भी हमने किया भी है और नहीं भी किया, लेट्स टॉक नाउ। मैं समझता हूँ कि बड़ा लिमिटेड ये अटैक होगी, इससे ज्यादा नहीं होगी। उसके बाद आई थिंक सीज फायर may be arranged। अच्छा, 13 जून, 20 जून और 21 जून के करीब आपने ये पेशगोइयाँ की हैं। आपने बताया कितने राउंड्स होंगे, फिर उसके बाद क्या होगा। वही कुछ कमोबेश थोड़े बहुत फ़र्क के साथ, यानी आपने बताया था कि बंकर बस्टर बॉम्ब का इस्तेमाल करेगा अमेरिका। फिर आपने रूट के बारे में भी बात की थी, कुछ वैसा ही हुआ और उसके बाद अमेरिका की जानिब से सीज़ फायर का ऐलान कर दिया गया। यानी ये दूसरा सीज़ फायर है जो अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के हिस्से में आया। लेकिन इसमें जो चंबे की बात है वो ये कि हर कोई कामयाबी का दावा कर रहा है। एक अमेरिकी अखबार ने लिखा था कि ईरानी सुप्रीम लीडर गायब हैं, वो भी मंजर आम पर आ गए। उन्होंने खिताब किया और उन्होंने कहा कि अमेरिका को कोई कामयाबी नहीं मिली, हम फतेहयाब हुए हैं। दूसरी तरफ इजरायली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ये दावा कर रहे हैं कि उन्होंने 2 बड़े खतरात का खात्मा कर दिया, मिसाइल प्रोग्राम तबाह कर दिया, न्यूक्लियर प्रोग्राम ईरान का तबाह कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप तो ये कह रहे हैं कि उन्होंने इस जंग का अंजाम वैसे किया है जैसे जापान पर अटैक करने के बाद जंग, सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुई थी। तो सेठी साहब, आपसे अब ये तो जानना है कि जंग असल में किसने जीती और तीनों दावे क्यों कर रहे हैं, अगर कोई एक है जीतने वाला, सिकंदर। और दूसरा ये कि कब तक आपको इम्कान लगता है बातचीत के आगाज का ईरान और अमेरिका के दरमियान? देखिए, हार और जीत तो तोला जाता है अपने मकासद पे। इजराइल का क्या मकसद था, क्यों उन्होंने ये सब कुछ किया, और अमेरिका का क्या मकसद था इजराइल की हमायत करने को, क्या वो कामयाब रहे या नहीं, और ईरान का मकसद क्या था कि अपना दिफा करना है और अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम को बचा के रखना है और रेजीम चेंज नहीं होने देना। तो अब आप देखिए कि अमेरिका के बेशतर एनालिस्ट जो हैं, इंडिपेंडेंट एनालिस्ट, वो कह रहे हैं कि इजराइल का 3 मकसद थे। एक ये था कि न्यूक्लियर प्रोग्राम को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। दूसरा ये था कि रेजीम चेंज के बीज बो दिए जाए या उसको स्पीड अप कर दिया जाए, ताकि वहाँ एक प्रो अमेरिकन रेजीम आ जाए जिसकी बेसिस के लिए वो रजा शाह के बेटे कार्य कर रहे थे। और तीसरा ये कि ईरान को और इस्लामिक रेजीम जो है इसको हेड्स अप करा दिया जाए और इसको डिसआर्म कर दिया जाए, इसके हथियार। अब तीनों मकसद पूरे नहीं हुए। सो पहली बात तो यह है कि क्या न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है उनका, उनके जो रिएक्टर्स हैं, उनके जो सेंट्रीफ्यूजेस हैं, जो एनरिचमेंट प्रोग्राम है, वो गया कि नहीं हुआ? नहीं हुआ। और मैं नहीं ये कह रहा, ये डोनाल्ड ट्रंप जो मर्जी कहे, कि अपनी एडमिनिस्ट्रेशन के लोग और इंडिपेंडेंट ब्रिटिश एंड अमेरिकन एंड यूरोपियन एनालिस्ट्स
सब यही कह रहे हैं। नुकसान थोड़ा बहुत हुआ है, मगर उन्होंने अपने आप को बचा लिया है, अपने प्रोग्राम को। और यहां तक ये बातें भी आ रही हैं कि अमेरिका ने अपनी अटैक से 2 दिन कबल ईरान को इतला कर दी थी कि अब डेफिनेटली हम फोर्डो और इस्फहान के जो रिएक्टर्स हैं उनके ऊपर अटैक करेंगे विद B-2 बॉम्बर्स। और उनके B-2 बॉम्बर्स चल पड़े थे अमेरिका से, तो क्लियर था कि ये होगा। और उसके बाद कुछ सैटेलाइट तस्वीरें भी आई है, इमेजेस भी निकले हैं कि उससे पहले जो सेंट्रीफ्यूजेस वगैरह थी और बहुत सा न्यूक्लियर आइटम्स थे, उनको ईरान ने वहां से रिमूव कर लिया। और वो ट्रकों की लाइनें लगी हुई हैं, वो आप सैटेलाइट इमेजेस भी देख रहे हैं। और तीसरी बात ये कि अगर वो भी इमेजेस हैं या सही नहीं, तो सारे हैं कि एंट्रेंसेस जो हैं फोर्डो से लोग नीचे जाते हैं, वहां थोड़ा बहुत ये बंकर बस्टर्स बॉम्ब जो हैं उसका नुकसान हुआ हो। मगर क्योंकि वो 300 फुट कंक्रीट पहाड़ के नीचे है, तो वहां उनकी इंडिपेंडेंट एनर्जी सप्लाईज भी हैं, तो उनको नहीं नुकसान पहुंचा होगा। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि उन्होंने अपना जो फिशाइल मटेरियल है या तो निकाल लिया था वहां से पहले, और या वो सेफ है अभी भी, उसको नुकसान नहीं पहुंचा। और अगर इस फैसिलिटी को फिर से रीएक्टिवेट करना हो तो वो 3 से 6 माह के अंदर अंदर ठीक ठाक करके वो फिर से शुरू हो सकती है। तो इसलिए ये कहना कि जी ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है उसको हमने बिल्कुल तबाह कर दिया, दैट्स नॉट करेक्ट। तो ये मकसद तो पूरा नहीं हुआ। दूसरा मकसद ये रेजीम चेंज का, वो तो नजर आ रहा है, रेजीम बैठी हुई है। और न सिर्फ बैठी नहीं, उन्होंने अपने सक्सेशन के लिए भी खamenei साहब ने, अयतुल्ला साहब ने तैयारी कर ली है कि अगर उनको कुछ हो जाता है, बिकॉज ही इज 86 ईयर्स ओल्ड, उनको कुछ हो जाता है तो एक सक्सेशन में उन्होंने अपने 3 सक्सेसर्स नॉमिनेट कर दिए, उनमें से एक हो जाएगा। और तीसरी चीज ये कि उनका ये ख्याल था कि बाय असैसिनेटिंग द टॉप कमांड ऑफ द मिलिट्री, उनकी मिलिट्री कैपेबिलिटी जो है वो डिग्रेड हो जाएगी। अब बात यह है कि उनकी 2 मिलिट्री कैपेबिलिटीज है ना, एक है रेवोल्यूशनरी गार्ड्स है और एक उनकी नॉर्मल स्टैंडिंग आर्मी है। स्टैंडिंग आर्मी को तो कुछ नहीं किया उन्होंने, वो तो बाहर निकली नहीं और नहीं आई, तो वो तो सेफ है। मगर जो रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं और उनके जो करते धरते हैं, उनको जाहिर है एलिमिनेट कर दिया है और साइंटिस्ट को एलिमिनेट कर दिया। मगर ये चीजें ऐसी होती हैं, साइंटिस्ट को तो रिप्लेस करना मुश्किल होता है, बट अफसरों को तो रिप्लेस करना नीचे से ऊपर आ जाते हैं, कोई दैट्स नॉट अ बिग बिग इशू। तो मैं समझता हूँ बाय एंड लार्ज इसराइल के जो मकसद था वो पूरा नहीं हुआ, अगर ये मकसद था। इसके अलावा अगर कोई और मकसद है तो वो फिर आहिस्ता आहिस्ता सामने आएगा। और मैं समझता हूँ कि उसके ऊपर भी मैं कुछ बता सकता हूँ आपको, जो कंस्पिरेसी थेरीज चल रही हैं, कि लॉन्ग टर्म कंस्पिरेसी थेरीज क्या हैं, व्हाट नॉट, कि क्या ये इसराइल को भी पता था कि वो डिस्ट्रॉय नहीं कर सकेंगे, उनको भी पता था कि रेजीम चेंज नहीं होगी, तो उनका कोई और भी लॉन्ग टर्म भी मकसद था ये काम करने का। अब वो लॉन्ग टर्म मकसद क्या था, उधर भी आ जाते हैं मुख्तसर से। वो ये आशा कि एक तो ये कि नेतन्याहू जो है ना, उसकी गवर्नमेंट गिर रही थी, उसने कुछ ना कुछ करना था अपने आप को संभालने के लिए। एंड दिस वाज वन ऑफ द वेज ऑफ प्रोलॉन्गिंग हिज गवर्नमेंट, कि एक जंग के दौरान फिर आपको पता ही है लोग सारे इकट्ठे हो जाते हैं। और वो जो इलेक्शन आ रही थी, ये उससे पहले इसके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होना था, उसने अपने आप को बचा लिया। यहाँ तक कि उसके खिलाफ करप्शन के केसेस हैं जो अभी भी सुने जा रहे हैं और अदालतें घुमा रही हैं, फिरा रही हैं। और अभी भी डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दे दिया है कि जी ये अदालतें जो है नेतन्याहू को तंग ना करें, बड़ा अच्छा आदमी है, मुहिब्बुल वतन है, मेरा दोस्त है, इसको ना करें। तो एक तो नेतन्याहू की अपनी हुकूमत, अपनी जात का भी इंटरेस्ट था कि मैं कुछ ऐसी चीज करूं जिसके साथ अटेंशन डाइवर्ट हो जाए, लोग मेरे पीछे खड़े हो जाए। तो वो भी एक मकसद था। अगर वो मकसद था तो वो तो कायम, वो तो उसको कामयाबी हो गई है, क्योंकि वो सरवाइव कर गया। और अभी भी अनकरीब भी ही इज नॉट गोइंग टू बी आउटस्टेड। तो ये तो बचा लिया उसने अपने आप को। ठीक है। तो अब मगर बाकी जो मकसद थे वो तो पूरे नहीं हुए। और अमेरिका ने उनकी हेल्प की है, और अमेरिका को भी पता था कि ये उनका ईरान प्रोग्राम है, ईरान का नहीं खत्म कर सकते, और इसलिए डोनाल्ड ट्रंप को भी उसने ईरान को आउट दे दिया। और सो मैं समझता हूँ कि अब ईरान का तो मकसद एक ही है कि रेजीम सरवाइव कर जाए।
रजीम चेंज ना हो। जब से ईरानियन रेवोल्यूशन हुई है, ईरान की रजीम, अयतुल्लाह की रजीम, ये इस्लामिक रजीम का एक ही ऑब्जेक्टिव था, सर्वाइवल। हम्म। और इसीलिए उन्होंने अपनी सर्वाइवल के लिए, जैसे कहते हैं ना, ऑफेंसिव डिफेंस रखा हुआ है। उन्हें पता था कि अमेरिका और वेस्ट पावर्स जो है इनको डिस्टेबलाइज करके इनको निकालेंगे, क्योंकि उन्होंने अपने मोहरे यहाँ लगाने हैं, और अभी भी उनका यही मकसद है। तो इसलिए ईरानियन गवर्नमेंट जो है वो हर किस्म की कॉम्प्रोमाइज करेगी, जो करनी पड़ी अगर मजबूरी के तहत, मगर वो उसकी सब, सर्वाइवल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, और वो सर्वाइव कर गई है। सो आई थिंक ईरानियंस हैव सक्सीडेड इन सर्वाइविंग। नुकसान तो होना ही है इस किस्म की जंग के अंदर, जी। नुकसान हुआ भी है, हम्म। मगर क्या मकासद किसके पूरे हुए? मैं हम्म। समझता हूँ कि नेतन्याहू के जाती मकासद शायद पूरे हो गए हैं, मगर ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम और वो जो बड़ा एक भवा बनाया हुआ था कि वो हो गया, बम बन गया, ये हो गया, वो पूरे पूरे कोई नहीं हुए। और ये कि जी किसी तरीके से रेजिम चेंज हो जाए वो भी नहीं हुआ, सरेंडर कर जाए वो भी नहीं हुआ। और डोनाल्ड ट्रंप का मकसद क्या था? डोनाल्ड ट्रंप ये चाहता है कि उसको नोबेल प्राइज मिल जाए। उसने हाथ पैर मारे इंडिया पाकिस्तान के, इंडिया तो तस्लीम नहीं करता कि उसने कुछ किया है, मगर ये ईरान और इसराइल के दरमियान जो सीज फायर करवानी है और उसके बाद कोई सेटलमेंट करवानी है, अगर ये करवा लेता है डोनाल्ड ट्रंप, तो जाहिर है भी डोनाल्ड ट्रंप के नंबर लग जाएंगे। एंड ही कैन से कि इतनी बड़ी चीज थी, मैंने ये मसला हल कर दिया, जी। लड़ाई झगड़े थे, मैंने पीस करवा दी, और राइट। उधर भी मैंने करवा दी। तो आई थिंक डोनाल्ड ट्रंप आधा मकसद पूरा हो गया उसका, क्योंकि उसने ठीक। लंबी जंग नहीं होने दी, और नेतन्याहू का भी हो गया और ईरानियन रेजिम का भी हो गया। नुकसान सबके थोड़े थोड़े हुए, इसराइल का भी काफी नुकसान हुआ है। वो कहते हैं कि नियरली $1 ट्रिलियन का नुकसान इसराइल का हो गया है। वो कहते हैं नियरली 500 बिलियन का नुकसान ईरान का हो गया है। जिनका सबसे ज्यादा फायदा हुआ है वो लोग जो हथियार बनाते हैं, हथियार बेचते हैं, वो है अमेरिका के अंदर द अमेरिकन आर्म्स इंडस्ट्री। सबसे बड़ा फायदा उनका हुआ है। ठीक है। अच्छा सर साहब, इतने मुफस्सल तज्जिए में आपने बता दिया कि मोटिव्स क्या थे जंग के और बैक एंड पे क्या चल रहा था। जैसा आपके तज्जिया है इसके मुताबिक ईरान को 2 दिन पहले इन्फॉर्म किया गया, जिसके बाद उन्होंने अफजूदा यूरेनियम को किसी और ठिकाने पे मुंतकिल किया। फिर 2 हफ्तों की विंडो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दिए जाना और फिर उसके बाद बमबारी कर देना, ये भी बहुत हैरानकुन था, जैसे वो डिसेप्शन चला रहे हैं। आपने कहा कि इसके पस मंज़र में हमें मिशन रेस्क्यू बेंजामिन नेतन्याहू दिखाई देता है, तो दूसरी तरफ आपने ये भी कहा कि ईरानी रजीम जो है वो बच गई, रजीम चेंज नहीं हो सकी। जो असल मकसद था इस जंग को छेड़ने का, वो अभी तक की रिपोर्ट्स के मुताबिक वो पहले से मजबूत हुई है। वहाँ बाकायदा क्रैकडाउन चल रहा है, अरेस्ट हो रही हैं और सजाएं दी जा रही हैं काली भेड़ों को, छुपे हुए गद्दारों को ढूंढा जा रहा है। और खामेनाई का जिस तरह से खिताब सामने आया ईरानी रहबर आला का, उससे तो ये लगता है कि वो पहले से ज़्यादा मजबूत हुए हैं। और उसका इंदिया इस तरह मिलता है कि ईरानी पार्लियामेंट ने मुतफिका तौर पर यानी 222 वोट्स हक में पड़े और इसके खिलाफ 0 वोट्स। इस वोटिंग के साथ उन्होंने एक करारदाद पास की कि अब वो IAEA से बिल्कुल ताउन ही नहीं करेंगे, उनके इंस्पेक्टर्स को रसाई तक नहीं देंगे उन लोकेशंस की जहां उन्होंने यूरेनियम अफजूदा करने के लिए रखा है। तो मेरा सवाल आपसे ये कि आपने बताया ट्रंप को जो चाहिए था वो उन्हें मिला, प्रेसिडेंट ट्रंप को, और दूसरी तरफ बेंजामिन नेतन्याहू को जो चाहिए था वो उन्हें मिला। आपको नहीं लगता कि इट्स अ विन विन फॉर एवरीवन, ये ऐसी जंग थी? नहीं, देखिए, जंग के अंदर लूजर्स और विनर्स तो होते ही हैं। मगर जैसे मैंने कहा कि कुछ ऑब्जेक्टिव्स पूरे हुए हर एक के, और कुछ नहीं हुए। मगर जो रियल इशू है ना वो ये है कि अब आगे क्या होगा। आगे ये हार जीत की बात नहीं है, आगे ये है कि अमेरिका ये चाहता है, जो कि अमेरिका की एक जीत होगी या डोनाल्ड ट्रंप की जीत होगी अगर उसको मिलती है, कि ईरान को कंपेल कर दिया जाए कि जी वो अब बिल्कुल यूरेनियम एनरिचमेंट नहीं करेगा, अच्छा। और ये डील की जाए। और ईरान का ये कहना है कि हम इंस्पेक्टर्स को भी अलाउ करेंगे अगर डील होती है तो, मगर हम अपनी इनरिचमेंट को खत्म नहीं करेंगे। अलबत्ता ये कि जैसे पहले हमने वेपन्स ग्रेड इनरिचमेंट तक नहीं की थी, अभी भी नहीं करेंगे। अच्छा। और ये बाय द वे ये अमेरिका भी तस्लीम करता है कि 2003 के बाद जब तक ये अग्रीमेंट थी, और उसके बाद भी जब ये हुआ तो ईरान ने कोई खास इनरिचमेंट नहीं की। ये जो 60% की बात हो रही है, ये प्रोपेगेंडा हो रहा है ईरान के खिलाफ कि उन्होंने 60% बना ली, ये उसी किस्म की ड्रामा है कि जी वो जो 10 साल 15 साल से 20 साल से चल रहा है कि 6 महीने के बाद ये न्यूक्लियर वेपन बना लेंगे। अच्छा। मैं ये समझता हूँ कि ऐसी सिचुएशन नहीं है। अलबत्ता ये है कि ईरान अगर चाहे तो उन्होंने इतने इन्वेस्टमेंट कर लिए यूरेनियम की कि वो बना सकते हैं। मे बी उन्हें 6 महीने लग जाए या साल लग जाए अगर आज फैसला हो। मगर मैं समझता हूँ जो अग्रीमेंट आने वाली है उसमें ना ईरान की पूरी बात मानी जाएगी ना अमेरिका की पूरी बात मानी जाएगी। अमेरिका की पूरी बात ये होगी कि खत्म, ऑल एनरिचमेंट खत्म,
ऑल प्लांट्स लॉक्ड अप, इंस्पेक्टर्स हर जगह पे। और ईरान का ये होगा कि नो, एनरिचमेंट पीसफुल पर्पसेस के लिए होगी, आपकी इंस्पेक्शंस और सख्त कर दे, दैट्स फाइन, हमें कोई इतराज नहीं है, बिकॉज हमारे इरादे ठीक नेक है, हम नहीं बनाना चाह रहे। मगर हमारे से सैंक्शंस जो हैं, जो हमारी इकोनॉमी को जिन्होंने डिसरप्ट किया हुआ है और टाइट किया हुआ है, और हमें बड़ी सख्त तकलीफ है, हमारे ऊपर जो सैंक्शंस हैं स्पेशली ऑन द एक्सपोर्ट ऑफ ऑयल, वो खत्म किए जाए। तो आई थिंक असली जो गेम है वो वहां जाएगी कि ईरान को अब कितनी सहूलत मिलती है फॉर नॉट रिवर्टिंग बैक टू अ फुल फ्लेज न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्रोसेस। तो उसके अंदर यही होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ये कहेगा कि देखिए आई एम अ मैन ऑफ पीस, मैंने 2 जंगें रोक दी, अब मैंने ईरान के साथ भी एक डील थी वो खैर कैंसिल करके उससे बेहतर डील कर ली। और वो बेहतर डील ये है कि ईरान जो है वो अब इन्वेस्टमेंट जो है वो बिल्कुल बहुत कम करेगा, और हम इसको सेट करके रखेंगे। और हमने एक रिवॉर्ड भी दिया है, क्योंकि उसने अच्छा बच्चा बना है, तो हमने उसको रिवॉर्ड दे दिया। ईरान ये कहेगा हम तो पहले ही नहीं कर रहे थे, तो अब अच्छा हुआ हमने अच्छी सियासत की है, और हमने हमारे अपने से ऊपर जो सैंक्शंस हैं वो हमने वो खत्म करवा लिए हैं। ठीक है, नुकसान तो हुआ है, मगर वील रीबिल्ड ईरान। तो इस किस्म की बातें दोनों तरफ से चलेंगी आगे। मेरा ख्याल है ये महीने के 1 महीना लगेगा नेगोशिएशंस में, अच्छा। और ये न कोई एग्रीमेंट हो जाएगी बिटवीन अमेरिका एंड ईरान ऑन द न्यूक्लियर एनरिचमेंट थिंग, और एक नई ओके। डील आ जाएगी। ओके। अलबत्ता जहां मुझे फिक्र है और खतरा जो है, वो मैंने पहले भी इजहार किया था, मैं फिर कर रहा हूं कि इसराइल की यही कोशिश होगी कि इसको डिरेल किया जाए, किसी न किसी जगह पे गन डाला जाए, कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया जाए, और फिर से लड़ाई झगड़े जो है डिस्टेबलाइजेशन की मुहिम चलाई जाए। लेकिन सेठ सो साहब, जिस बिकॉज लहजे में नेतन्याहू डोनाल्ड के ट्रंप ने बेंयामिन नेतन्याहू के बारे में या इसराइल के बारे में बात की, जब इसराइल की जानिब से टैक्स किए गए, आपको लगता है उसके बाद इसराइल कोई ऐसी जुर्रत करेगा? कर सकता है, क्योंकि नेतन्याहू देखिए ना, ये समझना कि नेतन्याहू जो है बिल्कुल पपेट है अमेरिका का, इट्स नॉट ट्रू। कुछ लोग तो कहते हैं डोनाल्ड ट्रंप इज अ पपेट ऑफ द इजरायली लॉबी। तो इसलिए यू हैव टू बी केयरफुल, ये ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है। नेतन्याहू के पास भी स्पेस है गन्स डालने की, और डोनाल्ड ट्रंप के पास भी स्पेस है टाइट करने की, मगर ये कि एक बिल्कुल दूसरे को ऑर्डर करे या दूसरा ओबे ना करे, ऐसे नहीं है। ये पॉलिटिक्स के अंदर फ्लूइडिटी होती है, लोग अपनी ऑटोनॉमी जो है वो इमीडिएटली नहीं देते। तो मैं समझता हूँ कि नेतन्याहू की सर्वाइवल जो है वो वाला इशू जो है, बिकॉज ऑफ दैट उसके ऊपर फिर कहीं ना प्रेशर आया, अदालतों ने उसको घेर लिया, उसको लगा कि मेरी छुट्टी हो, फिर कोई तो कोई गड़बड़ कर देगा, कोई फॉल्स फ्लैग करके और फिर शुरू कर देगा, कहेगा देखे 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 ये किया वो किया। अभी अभी आपने देखा कि हमास ने एक अटैक की है, और वहां इजरायली सोल्जर्स मार दिए। तो कल को ये फिर से ना ये शुरू हो जाए कि देखिए जी, ईरान की प्रॉक्सीज जो हैं वो अभी भी बड़ी एक्टिव हैं, और ये ईरान नहीं बाज आ रहा, और ये रेवोल्यूशनरी गार्ड जो हैं ये अभी भी लगे हुए हैं ये ड्रामे करने, और हमास और हिजबुल्लाह को सपोर्ट कर रहे हैं, अब हमारे बंदे मार दिए हैं। सो यू नो इसराइल कैन डू एनीथिंग, एनी फॉल्स फ्लैग। इसलिए मैं समझता हूँ ये अभी जो रोड आगे जो है ना वो बड़ा बम्पी रोड है, इट्स नॉट गोइंग टू बी स्मूथ। और इसराइली लॉबी के बारे में हमेशा से खदशात का इजहार किया जाता है कि वो इतनी स्ट्रांग है कि वो नुकसान भी पहुंचा सकती है अगर कोई उनके जो अहदाफ है उनके खिलाफ जाए। जैसे मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ये बात करते हुए पाए गए हैं कि अब प्रेसिडेंट ट्रंप की जान को खतरा हो सकता है। डू यू थिंक सो? नहीं, आई डोंट थिंक सो। ओके। खतरा हर अमेरिकन प्रेसिडेंट को होता है। काफी पागल लोग हैं अमेरिका में और हथियार बहुत है, तो वो तो किसी वक्त भी मसला बन सकता है। मगर जो लोग इस किस्म के काम करते हैं ना वो एक्चुअली दे आर सपोर्टर्स ऑफ डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है। वो जो राइट विंग ग्रुप्स है ना वो उस किस्म के लोग होते हैं जो करते हैं। इसलिए मेरा ख्याल है कि डोनाल्ड ट्रंप को खतरा तो नहीं है उस किस्म का। मगर देखिए एज आई सेड अमेरिका में तो सभी को खतरा है, इतने गन्स हैं वहाँ, और इतने गुस्से वाले लोग हैं, और इस किस्म के हर दूसरे दिन वहाँ स्कूलों के ऊपर बच्चों के ऊपर हमले हो जाते हैं, जी। सड़कों के ऊपर हो जाता है। सो यू कैन नेवर रूल आउट असैसिनेशन ठीक है। ऑफ एन अमेरिकन प्रेसिडेंट। सो सेठी साहब, आप ईरान के लिए माशी पाबंदियां हटने को कैसे देख रहे हैं? ऐसे चांसेस हैं कि मुज़ाकरात के दौरान ईरान के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात की जाए? जी बिल्कुल, मेरा ख्याल है होगी। ऑलरेडी ट्रंप ने इंडिकेट किया है कि हमें कोई इतराज नहीं है अगर ईरान जो है चाइना को तेल बेचे। चाइना सबसे बड़ा ईरान का बायर है ऑफ ऑयल, हालांकि एम्बार्गो है, मगर और ईरान खुफिया तौर पे वो चाइना को देता है। तो मगर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा हमें कोई इतराज नहीं है, आफ्टर ऑल कोई ऐसी बात नहीं है।
और इसी तरीके के साथ उन्होंने इंडिया को इजाजत दी हुई है कि आप ईरान से खरीदें। तो मेरा ख्याल है कि आहिस्ता आहिस्ता ये सैंक्शंस जो हैं, ये डोनाल्ड ट्रंप जो है विल ईज द सैंक्शंस। ठीक है, तो अभी देखना होगा कि मुज़ाकरात का आगाज़ कब तक होता है और उसके बाद किन नकात पर बात होती है, सीज़ फायर कितना देर तक है, इसके इम्कानात के बारे में आपने जाना। मज़ीद बात एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द शो। अच्छा सिटी साहब, फाइनल क्वेश्चन, ईरान, अमेरिका और इजराइल के दरमियान जो कुछ हुआ उससे रिलेटेड, कि 2 हफ्तों का एक विंडो दी बातचीत के अमल को जगह देने के लिए और उस दौरान ये हमले हो गए और उसके बाद सीज़ फायर फतह का ऐलान कर दिया गया। मुझे आपसे ये जानना है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की एक बार फिर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने तारीफ़ की है खुले बंदों। आप क्या समझते हैं इस सारे अरसे में किस मुल्क ने क्या किरदार अदा किया, स्पेशली पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, आज भी पाकिस्तान ईरान के साथ खड़ा दिखाई देता है, यकजहती का इजहार खुलेआम किया जा रहा है, और दूसरी तरफ सऊदी अरब या मिडल ईस्ट की जो स्टेट्स हैं उन्होंने क्या किरदार अदा किया सारे अमल के दौरान? देखिए, इस वक्त तो पाकिस्तान की पोजीशन बड़ी स्ट्रांग है, और अपना मौक़िफ़ जो है जनरल साहब ने अमेरिकन प्रेसिडेंट तक पहुंचाया है और वो तारीफ उनसे सुनी है। तो मैं समझता हूँ हमें इसके ऊपर क्या तबसरा करने की जरूरत है। इंडिया के तबसरे आप सुन लें, वहां तो तकलीफ बड़ी सख्त हो रही है। वो तो मेल्ट डाउन हो गया, वहां तो मर गए बेचारे। ये हुआ क्या उनके साथ? वो तो समझ रहे थे कि उनकी दोस्ती है नरेंद्र मोदी की, और मगर वहां तो बिल्कुल उल्टा हो गया है और वो सर चकरा गए उनके। और घर में ऐसे हुआ है कि जनरल साहब और तकड़े हो गए और सारी कौम इस वक्त उनके पीछे खड़ी है, बिकॉज 2 बहुत सीरियस क्राइसिस से पाकिस्तान निकला है, एक इंडिया पाकिस्तान और अब ये ईरान क्राइसिस। इसमें वो उन्होंने अपना प्रिंसिपल मौक़िफ़ भी रखा है और एक रोल भी अदा किया है इन गेटिंग अ सीज फायर एंड गेटिंग द 2 sides टू स्टार्ट नेगोशिएटिंग। इसीलिए आपने देखा, जैसे मैंने कहा था आपको, कि वॉशिंगटन के बाद जनरल साहब कहीं और जाएंगे रास्ते में और फिर पाकिस्तान आएंगे, और ऐसे ही हुआ कि वो टर्की चले गए और जहाँ के OIC की मीटिंग हो रही थी। और हालांकि इसाक डार साहब थे, उन्होंने बहुत वहाँ मेहनत से काम किया हुआ था, काफी पॉजिटिव रोल डार साहब का रहा है, और आपने देखा उनकी रिसेप्शन भी बड़ी जबरदस्त थी। मगर मेरा ख्याल है कुछ ऐसी बातें होती हैं जो कि आर्मी चीफ जब बात करते हैं बिहाइंड द सीन्स, कर्टन्स के पीछे, तो उनकी ज्यादा अहमियत होती है। तो आई थिंक उनकी जब तारीफ की डोनाल्ड ट्रंप ने और उसके बाद वो आए टर्की, तो उन्होंने वहां भी कोई ना कोई बिहाइंड द सीन्स तो रोल प्ले किया होगा और पॉजिटिव रोल किया होगा। और इसीलिए सब लोग बहुत कीनली देख रहे थे जब नेटो समिट में प्रेसिडेंट ट्रंप मिले तैयब एर्दोगान से, तो गर्मजोशी के साथ उन्होंने मुसाफा किया और बाद में फिर उनकी एक तस्वीर भी वायरल हुई जिसमें दोनों साथ बैठे हैं। अब इनके लोग डॉट्स कनेक्ट कर रहे हैं कि ये चल क्या रहा है, लेकिन किसी को समझ नहीं आ रही। सिर्फ सब सऊदी अरेबिया के ज़िम्मे स्पेशली शुक्रिया अदा करना प्रेसिडेंट ट्रंप की जानिब से, क्या रोल सऊदी अरेबिया का रहा होगा? देखिए, सऊदी अरेबिया का रोल बड़ा पॉजिटिव रहा है। एक तरफ तो उन्होंने इसराइल का सपोर्ट नहीं किया, हालांकि उन्होंने इब्राहिम अकॉर्ड के ऊपर तय किया, फैसला किया था कि सपोर्ट करेंगे, मगर इस किस्म की टर्निंग पॉइंट पे वो अपनी आवाम के जो जज्बात थे उनके साथ उनके रूलर्स MBS खड़े रहे और उन्होंने इसराइल को सपोर्ट नहीं किया, विच इज सेइंग क्वाइट अ बिग थिंग, यू नो, बिकॉज सबसे बड़ा मोहरा जो है वो तो सऊदी अरेबिया है इस सारी गेम के अंदर। इसराइल की यही कोशिश है और अमेरिका की भी यही कोशिश है कि इस्लामिक वर्ल्ड को वो लीड करके और इसराइल की रिकग्निशन की तरफ बढ़े, मगर उन्होंने इस किस्म की पेशकदमी को बिल्कुल ही निपट दिया। उन्होंने कहा नहीं, ऐसे नहीं होगा, ये पहले ये फलस्तीन का मसला हल होगा। तो आई थिंक सऊदी अरेबिया ने बड़ा वाइज किस्म का पोजीशन इख्तियार की है, जो पाकिस्तान ने भी उसी किस्म की वाइज पोजीशन इख्तियार की है। वो सऊदी ज्यादा सेंसिटिव है ना, बिकॉज वो बिल्कुल करीब में है और वहाँ ऑलरेडी बड़े मसले हैं वहाँ, एंड दे नीड अमेरिकन सपोर्ट। तो इसलिए आई थिंक शुक्रिया अदा करना बड़ा जरूरी था कि ये सब ममालिक को जो कि खड़े रहे। तो ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, आफ्टर ऑल अपने एलाइंस के साथ तो खड़ा होना पड़ता है, मगर एट द सेम टाइम ईरान को उन्होंने डिच नहीं किया, एंड सो दे प्लेड अ पॉजिटिव रोल। ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल, दैट कंक्लूड्स दिस चैप्टर हमारी डिस्कशन का। और अब हम बात करेंगे कान में कौन वाइज पॉलिटिक्स कर रहा है, एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द शो। सेठी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिटिक्स जिस पे हमेशा से आपका तबसरा हम जानते रहे, लेकिन अब सिचुएशन ज़रा दिलचस्प है कि जब से इंतखाबात हुए उसके बाद ये कहा जाता था इमरान खान साहब माइनस हो गए, लेकिन ये कहा करती थी अपोजिशन यानी PTI की अपोजिशन जो अब हुकूमत में है,
अलीमा खान साहिबा अगर ये कहेंगी तो ये अचंभे की बात लगेगी, और वो भी उन्होंने बहुत ठहर ठहर के बहुत दुख के साथ कहा केपी बजट के पास हो जाने पे। इसके साथ कनेक्ट करती हूँ मैं अली अमीन गंडापुर साहब की वो स्टेटमेंट एक हफ्ता पहले जो सामने आई थी कि अगर बजट पास नहीं होता तो विफाक के पास चांस होगा कि वो फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा दे, और फिर उसी सांस में वो कह गए कि मैं जब चाहूँ असेंबलियाँ तोड़ सकता हूँ। मुझे आपसे ये जानना है कि क्या इमरान खान साहब वाकई माइनस कर दिए गए हैं और किए अली अमीन गंडापुर साहब ने हैं? नहीं, देखिए, माइनस तो वो नहीं हो सकते। उनका मेरा ख्याल है मतलब लीमा का ये था कि अभी उनकी बात उनकी पार्टी भी नहीं सुन रही, और उनको आउट रखा जा रहा है। ये नहीं कि वो सियासत से माइनस हो गए हैं या अली अमीन गंडापुर ने उनको आउट कर दिया है। आई डोंट थिंक दैट इज व्हाट शी मेंट। देखिए, इमरान खान को नहीं आउट कर सकते, अलबत्ता उसको कर सकते हैं शॉर्ट टर्म में। और वो अमीन गंडापुर जो है उसकी मुश्किल सिचुएशन है। एक तरफ उसके सर के ऊपर फेडरल गवर्नमेंट बैठी है, और किसी वक्त भी फेडरल गवर्नमेंट जो है गवर्नर्स रूल लगा के और इस गंडापुर और इन दोस्तों को सबको गिरफ्तार करके जेलों में फेंक देगी। और सबको पता है कि जिन लोगों को जेलों में फेंका है उनकी अदालतें उनकी कोई हेल्प नहीं कर सकी। इमरान खान छोड़े, इससे बहुत छोटे लोगों को भी जिनको वो कहते हैं नहीं छोड़ेंगे, तो अदालतें कांट डू एनीथिंग। और गंडापुर को भी पता है। तो ऐसा ना हो कि इमरान खान साहब तो 2 साल काट लिया, अगले 2-3 साल गंडापुर को काटने पड़ गए एंड अदर्स। तो इसलिए मेरा ख्याल है ये थ्रेट तो रियल है, और ये ब्लफ नहीं है। अब ये बात तो गंडापुर को सोचना पड़ता है ना, ये कि यार एक गवर्नमेंट है, अभी थोड़ी सी लेवरेज है, उसको भी छोड़ दिया जाए। एंड आई थिंक इमरान ऑल्सो अंडरस्टैंड्स इट। इशू ये नहीं है, इशू मैं समझता हूँ है गंडापुर का रहना। गंडापुर विल रिमेन चीफ मिनिस्टर, और गंडापुर को इसी चीज का फिक्र है। गंडापुर ने जो ये बजट पास किया है, एक तो ये कि एस्टेब्लिशमेंट को साथ टक्कर नहीं लेनी। वो कुंडी साहब बैठे हुए हैं बटन दबाने के लिए, सो ही डजंट वांट टू रिस्क इट, नंबर 1। नंबर 2, ये जो उसको डर है कि पार्लियामेंट के अंदर, प्रोविंशियल असेंबली के अंदर ही ना कोई वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो जाए इसके खिलाफ, अपनी पार्टी ना इसको नॉकआउट करने की कोशिश कर दे। तो इन्होंने बजट पास किया, इसके अंदर एक बहुत अहम फिगर है विच इज जो उन्होंने फंड्स देने हैं अपने एमपीएस को। अब ये बजट पास होगा तो वो एमपीएस को पैसे देंगे ना। तो एमपीएस को पैसे देने का मतलब ही है कि ब्राइब करना उनको कि स्टे विद मी। अगर वो ये बजट ना पास करते तो एमपीएस जो थे उनकी बगावत ज्यादा इम्कान था उसका। अच्छा जी, फिर ठीक है, सानू कुछ नहीं मिलता पैसे, फिर करो कटो इन्हों। तो उन्होंने मेरा ख्याल है 2 birds with 1 stone। एक तरफ तो खुड्डी साहब को पीछे हटा दिया है, सर बजट पास हो रहे हैं। दूसरा ये कि उन्होंने अपने एमपीएस को आ जाओ आ जाओ आ जाओ, पैसे मिल जाएंगे तुम। ठीक है, ताकि वो इसके खिलाफ रिवोल्ट ना करे, समथिंग लाइक दैट। तो ये है सिचुएशन, आई थिंक। तो अभी तक तो वो सरवाइव कर गया है फॉर द टाइम भी, आगे देखते हैं क्या होता है। ठीक है। अच्छा, मुलाकात नहीं करवाई गई और मीनवाइल बैरिस्टर सैफ की हो गई मुलाकात, और बैरिस्टर सैफ ने कहा कि उन्होंने बानी पीटीआई की तसल्ली करवा दी है। बानी पीटीआई एक्चुअली 157 बिलियन का जो सरप्लस है केपी का, उस पर कंसर्न थे। वो चाहते थे कि डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए इसे दान किया जाए, इसे वक्फ किया जाए। तो आपके ख्याल में कि ये जो इख्तलाफात हैं केपी के, ये जाहिर करते हैं कि अब केपी भी इमरान खान साहब के इन्फ्लुएंस से आज़ाद हो चुका है और उसको लीड अली अमीन गंडापुर साहब कर रहे हैं, और अफवाहें इस तरह की भी गर्दिश कर रही हैं कि उन्हें इस्तीफ़ा देने पर मजबूर किया जा सकता है। तो व्हाट डू यू थिंक कि अली अमीन गंडापुर साहब आपको जाते हुए दिखाई दे रहे हैं? नहीं, मुझे नहीं जाते हुए दिखाई दे रहे। आई थिंक बहुत शार्प आदमी है, वेरी क्लेवर। और मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान को कुछ मिलेगा इनको फारक करके और किसी और को लाके, क्योंकि ही इज अ वेरी पावरफुल फिगर। और अब वो खेल रहे हैं गेम, एस्टैब्लिशमेंट के साथ भी गेम खेल रहे हैं, कुंडी के साथ भी खेल रहे हैं, पीटीआई के साथ भी खेल रहे हैं, अपने साथ लोग भी लिए हुए हैं, और कोई एक मेजर चैलेंज नहीं है टू गंडापुर। सो आई थिंक बात शायद ऐसी चलेगी। मुझे मुश्किल लगता है, हो सकता है इमरान खान जेल में बैठा हुआ है, कुछ भी सोच सकता है और उनके कान भर सकते हैं लोग, बट आई थिंक गंडापुर इज प्लेइंग द गेम। गंडापुर साहब एक अरसे से गेम ही खेल रहे हैं, और उसके बाद भी वो आज भी वाशिगाफ अल्फाज में कहते हुए पाए गए कि वो सिर्फ बानी पीटीआई के पाबंद हैं और उन्हीं को जवाब दे हैं। इसके अलावा वो पार्टी की किसी कमेटी या पार्टी में किसी और शख्स को जवाब देने, ऐसे उनका कॉन्फिडेंस पता चलता है। सेठी साहब, एक और नेक्स्ट लेवल कॉन्फिडेंस विन की बात करते हैं। ज़ोहरान ममदानी, मुनफरिद नाम और उनका मुनफरिद काम, सोशल मीडिया पर उनका बहुत डंका बजा। जैसे ही उनकी कामयाबी की खबर आई है, उनकी कैंपेन का जो एक मुनफरिद अंदाज था वो सामने आया, तो सभी ने उनके बारे में बात करना शुरू कर दी।
लेकिन कोई अंदाज़ा नहीं कर सकता था कि उनकी ये जीत जो आगे जाके उनकी मेयर बनने की राह हमवार कर सकती है, उसके बाद राइट विंग की तरफ से या प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से इतना रिएक्शन आएगा। मैं चाहती हूँ कि अब जब प्रोग्राम ख़त्म होने के करीब है तो आप अहाता करें इस चीज़ का कि क्या है उस सोसाइटी में जिसने ज़ोहरान ममदानी को इतना स्ट्रॉन्ग किया कि वो जीतने में कामयाब हो गए एक ऐसे मुखालिफ के मुकाबले में जो पहले से बहुत मजबूत रहा वहाँ पर, और वहाँ ट्रेंड्स क्या हैं जिसकी वजह से ज़ोहरान ममदानी को अब ऑपोजिशन का सामना करना पड़ा है? देखिए, न्यूयॉर्क है ना, ये डेमोक्रेट्स की एक गढ़ है। डेमोक्रेट्स इस वक्त सोचों में पड़े हुए हैं। दे हैव लॉस्ट टू डोनाल्ड ट्रंप। दे हैव नॉट बीन एबल टू प्रोड्यूस एनी लीडर्स। अब जो बाइडन, कमला हैरिस, ये कोई लीडर्स नहीं थे। सो आई थिंक देयर इज अ क्राइसिस इन द डेमोक्रेटिक पार्टी, बट उसके अलावा देयर इज अ क्राइसिस इन अमेरिका। अमेरिका के अंदर जिस किस्म के डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है जी, वो डेमोग्राफिक चेंज इस तरीके का हो रहा है कि ज्यादा से ज्यादा लोग अब लिबरलिज्म की तरफ जा रहे हैं। ये जो नई जनरेशन आ रही है ना, और इंटरनेट की वजह से इंफॉर्मेशन जो है वो मोर इजीली अवेलेबल है टू फाइंड आउट द ट्रूथ। फॉल्सहुड भी बहुत है, फेक न्यूज बहुत है, मगर लोग जो हैं दे बिकमिंग सेवी। अमेरिका इज शिफ्टिंग अवे फ्रॉम आई व्यू। ये आखिरी विक्ट्री है ऑफ द अमेरिकन राइट, ये डोनाल्ड ट्रंप का। अच्छा, इसके बाद मेरी अपनी असेसमेंट है, रिपब्लिकन्स विल नॉट विन फॉर एटलीस्ट 8 to 12 years। दे विल नॉट विन। और डेमोक्रेट्स जो हैं वो, उनकी सारी पार्टी अब तब्दील होगी। डेमोक्रेट्स विल हैव टू मूव टू द लेफ्ट। डेमोक्रेट्स इतने राइट की तरफ आ गए थे कि दे एंडेड अप डूइंग वॉर्स। मगर जो इस वक्त माहौल बना हुआ है ऑफ द न्यू जनरेशन, दे आर एंटी वॉर। इसीलिए उनमें से बहुत से लोगों ने डोनाल्ड ट्रंप को भी वोट डाल दिया था, बिकॉज इज एंटी वॉर, इज एंटी द अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट, द डीप स्टेट एंड द आर्मामेंट इंडस्ट्री। तो मेरा ख्याल है कि ज़ोरान ने न्यूयॉर्क सिटी का जो पल्स है उसको चेक किया, बिकॉज लोकल गवर्नमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ सिटी लाइक न्यूयॉर्क। इसके लिए, इनके लिए फॉरेन पॉलिसी इज नॉट इंपॉर्टेंट, इट्स लोकल गवर्नमेंट। अब वहां जो इश्यूज बन रहे थे लोकल गवर्नमेंट के, वो बड़े सीरियस इश्यूज थे, और आई थिंक ही इज डन द राइट थिंग। एक तो उन्होंने अपने आप को शिफ्ट किया है, ही इज पुट शिफ्टेड अलोंग विद द अमेरिकन पीपल जो आगे मूव कर रहे हैं, शिफ्टिंग टू द लेफ्ट। आपने देखा कि बर्नी सैंडर्स भी जो था पिछली इलेक्शन में 36-37% तक तो वो भी पहुंच गया था, मगर अभी अमेरिका तैयार नहीं था, क्योंकि राइट विंग जो है उन्होंने एक मौका, आखिरी जिसे कहते हैं ना लास्ट गास्प, उन्होंने करनी थी ये। And Democrats were very miserable failures. इसीलिए the party is basically now impotent. अब ये नए लोग निकलेंगे डेमोक्रेट्स में से, एंड ज़ोरान इज वन सच पर्सन जिसने पल्स के ऊपर हाथ रखा हुआ है, और वो जिस किस्म की खरी खरी बातें कर रहा है ये तो आज तक सुनी नहीं है हमने, मगर अमेरिकन न्यूयॉर्कर्स वो बात सुन रहे हैं और उसको वोट देने जा रहे हैं। इट्स अनहर्ड ऑफ। तो मैं ये समझता हूँ ये बहुत बड़ा एक इनकलाबी स्टेप और एक इनकलाबी शिफ्ट हो रही है अमेरिकन पॉलिटिक्स। जो न्यूयॉर्क जो है, कैलिफोर्निया तो हमेशा ही था, मगर न्यूयॉर्क इज नाउ शिफ्टिंग एंड गिविंग द फर्स्ट इंडिकेशन। मैंने एक ट्वीट की है, मैंने कहा कि ये बारिश का पहला लिबरल बारिश का पहला कतरा है। एक हमारी ग्लोबल लैंडस्केप जो है वो प्यासी है, बुरा हाल है, उसके अंदर पहली बारिश का ये एक कतरा है। तो मेरा ख्याल है दिस इज व्हाट्स हैपनिंग। डोनाल्ड ट्रंप की टर्म इज गोइंग टू बी द लास्ट रिपब्लिकन टर्म फॉर अ लॉन्ग टाइम। डेमोक्रेट्स विल हैव टू मूव टू द लेफ्ट, एंड ज़ोरान एंड इस किस्म के लोग, नए लोग 33 years old जो है, एंड लोकल पॉलिटिक्स विल बिकम मोर इम्पोर्टेंट। एंड ये जो फॉरेन पॉलिसी वॉर्स और इंपीरियलिज्म जो है, ये जो नई जनरेशन है, दे आर सिक एंड टायर्ड ऑफ दिस, एंड आई थिंक दे वांट मोर अकाउंटेबिलिटी एट द लोकल लेवल, बिकॉज लोकल लेवल के अंदर सोशल सर्विसेज गिर रही हैं, लिविंग स्टैंडर्ड्स गिर रहे हैं, एंड देयर इज अ लॉट ऑफ डिसएंचांटमेंट। सो आई थिंक ज़ोरान हैज picked the right moment to launch his campaign, and लोग इसकी ऑनेस्टी और इंटेग्रिटी को अप्रिशिएट कर रहे हैं कि भाई सही बात कर रहा है। मैं अभी देख रहा था आयशा, उसको गिराव किया है, आप जाओगे इजराइल? सारे कह रहे हैं हाँ जी हम जाएंगे। जब पूछो हाँ जी ऐसे जाओगे अगर सिलेक्ट होंगे, तो कह रहा मैं नहीं जाना। तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को आएगा न्यूयॉर्क, आप उसको वेलकम करेंगे, और मैं क्यों करूँ, तो मर्डरर है, मैं नहीं करूंगा उसको। ये मतलब है उसने जेनोसाइड की है गुजरात के अंदर, और तो इस किस्म की वो बातें कर रहा है।
तो मतलब है दिस इज रेडिकल। यस। और अगर न्यूयॉर्कर्स इसको वोट दे के इसको इलेक्ट कर लेते हैं तो आप समझे कि अदर सिटीज विल फॉलो, मे बी नॉट एज रेडिकली बट अदर एरियाज विल आल्सो स्टार्ट फॉलोइंग। कैलिफोर्निया जैसे स्टेट्स जो हैं तो वो तो ऑलरेडी अगेंस्ट, अप इन आर्म्स अगेंस्ट ट्रम्प एंड द राइट विंग, जिस किस्म की पॉलिसीज वो कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है व्हाट यू सी इज द बिगिनिंग ऑफ अ लेफ्टवर्ड शिफ्ट, प्रोग्रेसिव शिफ्ट इन अमेरिकन पॉलिटिक्स। ठीक है, ज़ोहरान ममदानी के जिन बयानात का आपने हवाला दिया वो ग्लोबली काबिल कबूल नहीं समझे जाते, लेकिन इसके बावजूद अगर वो जीत रहे हैं, कामयाब हो रहे हैं, तो अमरीकी मुस्तकबिल के हवाले से इसमें बहुत से इशारे, बहुत से पैगामात पन्हा हैं जिनका अहाता सेठी साहब ने किया। अगर आपके जहन में कोई और हो तो नंबर आपके सामने है, इस पर भेजें। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दें।